साथियों नमस्कार। भूगोल विषय में जो अपने पाठ्यक्रम के अंदर ये एक बिंदु दिया हुआ है, भूआकृतिक चक्र की संकल्पना, और इस संकल्पना से संदर्भित अपने पाठ्यक्रम में विलियम मॉरिस डेविस और पेंक महोदय, इन दोनों के जो अलग अलग विचार हैं उनके बारे के अंदर अपने पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। पहली बात तो अपने को ये समझना है कि भूआकृतिक चक्र की संकल्पना किस रूप में विकसित हुई है। जब आप इसके ऐतिहासिक पक्ष में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 1785 ईस्वी में एक स्कॉटिश भू वैज्ञानिक वेता हुए हैं जेम्स हटन। उसने पहली बार इस चक्रीय पद्धति यानी भूआकृतिक चक्र के संदर्भ में चक्रीय पद्धति का जो शुरुआत के अंदर विश्लेषण किया था, और उसी के आधार पर उन्होंने एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया था, जिसकी उनकी विशेष कोटेशन भी जो फेमस है कि विध्वंस का प्रतिफल रचना होता है और रचना का प्रतिफल विध्वंस होता है। इसका तात्पर्य है जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश भी होगा, और जिसका विनाश हुआ है तो कोई नई संरचना भी होगी, कोई नया निर्माण भी होगा। इसी के क्रम में उन्होंने एक टर्म और लिखा था कि वर्तमान को भूतकाल की कुंजी कहा है। प्रेजेंट इज द की ऑफ द पास्ट। अब जो वर्तमान के अंदर जो स्थलाकृतियां हैं, जो भौगोलिक स्वरूप है, वो भूतकाल के रूप को जो अपन के परिलक्षित करती है। इसी के संदर्भ में जेम्स हटन ने एक टर्म और भी कहते हैं, न तो कोई आदि का लक्षण है न अंत का कोई भविष्य है। इस तरीके की जो कोटेशन दी थी, और ये चक्रीय पद्धति का अवलोकन करते हुए जेम्स हटन ने एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया था। इसी सिद्धांत का अनुसरण करते हुए विलियम मॉरिस डेविस ने, पहले डेविस महोदय ने 1899 में अपना भौगोलिक चक्र की जो संकल्पना दी थी 1899 में, और इन्होंने सरल शब्दों में प्रस्तुत किया था। 1899 से 1950 तक विश्व के अंदर विलियम मॉरिस डेविस का जो भौगोलिक चक्र था वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहा। सरल था, सरल भाषा में था, व्यवहार्य रूप में भी था। इसलिए इनका जो सिद्धांत, डेविस का जो भौगोलिक चक्र का जो सिद्धांत जो नाम दिया जाता है वो फेमस रूप में रहा है। तो अपने को इसकी बेसिक जानकारी की जो अपन बात करते हुए, जैसे और भी जो अपन सिद्धांतों की बात करेंगे कि चूना पत्थर जो काष्ठ शिलाकृतियों के अंदर जब आप देखेंगे, बेदी ने 1911 में उसका जो काष्ठ शिलाकृतियों में जो अपर्दन चक्कर दिया था, शिवजिक ने 1918 में दिया था, सैंडर्स ने 1921 के अंदर इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था जो काष्ठ क्षेत्रों के लिए था। तो एक बार तो अपन इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि भूआकृतिक चक्र की संकल्पना क्या है, किस रूप में विकसित हुई है, किन किन विद्वानों ने क्या क्या इस प्रकार के चक्रों की संकल्पना दी है। फिर अपने मूल पाठ्यक्रम का जो पार्ट है वो है डेविस और पेंक का जो अपन कहें अपर्दन चक्र है। और डेविस का जो अपर्दन चक्र है वो सही मायने में भौगोलिक चक्र, ज्योग्राफिकल साइकिल के नाम से जानते हैं, और पेंक का जो अलग है जो अपन आगे बात करेंगे। तो अपन पहले ऐतिहासिक पक्ष की बात करते हैं इसकी। ऐतिहासिक पक्ष किसके संदर्भित में? भूआकृतिक चक्र की संकल्पना के बारे में। अभी अपन डेविस की बात नहीं कर रहे हैं। भूविज्ञान क्षेत्र में भूविज्ञान यानी भूमि के जो विज्ञान का जो क्षेत्र है, भूविज्ञान क्षेत्र में सर्वप्रथम चक्रीय पद्धति, सर्वप्रथम ध्यान रखना जो चक्रीय पद्धति के सर्वप्रथम चक्रीय पद्धति का अवलोकन, व अनुभव 1785 ईस्वी में, 1785 1785 ईस्वी में 1785 ईस्वी में स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड के जो भूवैज्ञानिक वेता हैं,
स्कॉटिश भूविज्ञानवेत्ता (1785 में स्कॉटिश भूविज्ञानवेत्ता जेम्स हटन ने किया। जेम्स हटन। अब की बार भी आपने ध्यान दिया होगा कि स्कूल लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था उसमें इतना ही पूछा गया, एक रूपतावाद का जो सिद्धांत है जेम्स हटन ने किस वर्ष में दिया, वर्ष ही पूछ लिया। तो कई बार सीधा सीधा फैक्चुअल प्रश्न भी होता है, तो तथ्यात्मक दृष्टि से भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई वो किस तरीके के प्रश्न पूछ सकता है। तो तथ्यात्मक दृष्टि के भी अपने को प्रश्नों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले भूविज्ञान के क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन और अनुभव करने वाले जो भूविज्ञानवेत्ता, स्कॉटिश भूविज्ञानवेत्ता जेम्स हटन हुए हैं, जिसने 1785 में इसका प्रयोग किया है। फिर आगे देखिए, इसमें हटन के अनुसार जेम्स हटन के अनुसार, यानी जेम्स हटन जो इसके संदर्भ में क्या बात करे, हटन के अनुसार विध्वंस का प्रतिफल रचना। विध्वंस का मतलब विनाश होना, यानी विनाश का जो प्रतिफल है वो रचना के रूप में आएगा। विध्वंस का प्रतिफल रचना और रचना का प्रतिफल विध्वंस होता है। और रचना का प्रतिफल विध्वंस होता है। विध्वंस यानी विनाश का प्रतिफल रचना के रूप में, विनाश होने के बाद कोई नई संरचना होती है, रचना होती है। और जब कोई रचना का निर्माण हुआ है तो निश्चित रूप से उसका विनाश होगा, उसका विध्वंस होना स्वाभाविक है। ये चक्रीय पद्धति चलती रहती है इस रूप में, निर्माण होना, फिर विनाश होना, फिर निर्माण होना, फिर विनाश होना। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है इस रूप में। तो ये जो शब्द किसने कहा है, ये अपन के जेम्स हटन ने कहा है। इसी में लिखना आगे, उन्होंने, जेम्स हटन ने, चाहे टर्म लिख के लिख दें, जेम्स हटन ने कहा कि वर्तमान भूत की कुंजी होती है। ये भी इन्हीं की लाइन है। जैसे पहले का ये जो टर्म अपन ने लिखा है पूर्व में आपके सामने, विध्वंस का प्रतिफल रचना और रचना का प्रतिफल विध्वंस होता है। फिर ये कह रहे हैं जेम्स हटन ही, वर्तमान भूत की कुंजी होती है। यानी भूतकाल के अंदर जो आप जितने भी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, वो सभी स्थलाकृतियां वर्तमान समय में अपने को नजर आ रही हैं, तो भूतकाल में भी वो रही हैं। हो सकता है कि उनका जो अपन के प्रक्रिया और समय के अंदर अंतर रह सकता है, लेकिन नियम और प्रक्रम जो पहले संचालित थे वो आज भी संचालित हैं। आगे देखिए, जेम्स हटन फिर एक टर्म कहते हैं, जेम्स हटन के अनुसार, और वो भी एक कोटेशन के रूप में, और उस कोटेशन के रूप न तो
आदि का कोई लक्षण है और न अंत का कोई भविष्य है, भविष्य कह दें, या न अंत की कोई आशा है, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो जेम्स हटन के अनुसार न यूनाइटेड कॉमा में लिखें, जिससे कि ये कोटेशन के रूप में है। न तो आदि का कोई लक्षण है, न तो आदि, आदि का मतलब प्रारंभ, न प्रारंभ का कोई लक्षण है, ऐसा भी कह सकता है। न तो आदि का कोई लक्षण है और न अंत का कोई भविष्य, भविष्य का मतलब आशा। यूनाइटेड कॉमा क्लोज, यानी न आदि का या प्रारंभ का कोई लक्षण है और न अंत का कोई भविष्य है, न उसकी कोई आशा है। तो इस प्रकार से ये चक्रीय पद्धति के टर्म को स्पष्ट करता है और इन टर्म्स के आधार पर ही जो अपन के 1785 ईस्वी के अंदर जेम्स हटन ने एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया। आगे ना, इस प्रकार जेम्स हटन ने अपना एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया। ये ध्यान रखना, एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया है? जेम्स हटन ने प्रस्तुत किया है। अब इस जेम्स हटन के अनुसार जो अपन कहें, जो एक रूपतावाद की बात की, जो चक्रीय पद्धति की बात की है, उसी बात को जो अपन कहें 1899 भौगोलिक चक्र के रूप में डेविस ने दिया है। तो अब अपन इसे आगे आके अब अपन डेविस की बात को स्पष्ट करते हैं यहां से। अब देखिए डेविस का मूल सिद्धांत क्या है, डेविस का अपर्दन चक्र का मॉडल क्या है, डेविस का भौगोलिक चक्र का सिद्धांत क्या है, ये अपन अलग से शुरू करेंगे। अभी अपन केवल ऐतिहासिक पक्ष के आधार पे बात कर रहे हैं। तो देखिए डेविस के अनुसार डेविस का मतलब विलियम मॉरिस डेविस, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के भूवैज्ञानिक वेता हुए हैं, जिसको अपन संक्षिप्त में लिख दिया डेविस के अनुसार। डेविस के अनुसार किसी स्थलाकृति का निर्माण, किसी स्थलाकृति यानी कोई लैंडफॉर्म्स है उसके निर्माण की बात कर रहा है। यानी किसी स्थलाकृति का निर्माण और विकास जो है उसके संदर्भ में कहता है कि ऐतिहासिक क्रम में होता है। ऐतिहासिक क्रम यानी इतिहास में पुराने समय से लेकर वर्तमान समय तक का जो ऐतिहासिक क्रम में होता है, जिसके अंतर्गत जिसे ही एक भौगोलिक चक्र का नाम देता है। तो किसी स्थलाकृति का निर्माण वह विकास ऐतिहासिक क्रम में होता है, वह विकास ऐतिहासिक क्रम में, यानी पुराने समय से वर्तमान समय तक के समय को ऐतिहासिक क्रम में होता है, क्रम में होता है, जिसे उसे कई अवस्थाओं से स्टेज जो अपन के कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है।
यानी पुराने से नए क्रम तक जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, तो कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, और जिसे भौगोलिक चक्र का नाम दिया था, गुजरना पड़ता है, जिसे 1899 ईस्वी में भौगोलिक चक्र का नाम दिया। ये ध्यान रखें, कब की बात है? 1899 डेविस ने कहा, ये बात स्पष्ट की है इसने, डेविस महोदय ने क्या कहा है? किसी स्थलाकृति का निर्माण वह विकास ऐतिहासिक क्रम में होता है, पुराने से लेकर नए क्रम तक एक ऐतिहासिक क्रम में होता है, जिसे उसे कई स्टेज, कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, जिसे 1899 में क्या नाम रखा था? भौगोलिक चक्र। और यही भौगोलिक चक्र डेविस का जो अपन कहे अपर्दन चक्र के रूप में अपन जानते हैं, जो आगे अपन अध्ययन करेंगे, भौगोलिक चक्र नाम दिया। 1905 में फिर अगला 1905 ईस्वी में डेविस ने शुष्क अपर्दन चक्र भी नाम दिया है, एक नाम दिया है। 5 ईस्वी में शुष्क अपर्दन चक्र का प्रतिपादन किया। डेविस ने शुष्क अपर्दन चक्र का प्रतिपादन किया है। ये ध्यान रखना, भौगोलिक चक्र अलग है, शुष्क अपर्दन चक्र का जो नाम दिया है ये अलग दिया है। फिर देखिए आगे, बेदी महोदय की जो बात करें, बेदी ने 1911 ईस्वी में, स्विजिक ने 1918 ईस्वी में, तथा सैंडर्स ने 1921 ईस्वी में चुना प्रधान क्षेत्रों में, चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में जो काष्ठ शिलाकृति का जो चक्र बनता है, जो साइकिल बनता है, उस साइकिल के बारे में बताया है, जिसको नाम रखा है काष्ठ अपर्दन चक्र। चूना प्रधान क्षेत्रों में काष्ठ अपर्दन चक्र की संकल्पना दी। काष्ठ अपर्दन चक्र की संकल्पना दी। काष्ठ अपर्दन चक्र की संकल्पना दी। जो अपन जो बात कहना चाह रहे हैं जिस क्रम के अंदर, उसी के अनुसार, जैसे अपन ने कहा है कि डेविस के साथ दूसरे जो विद्वानों की जो बात हुई है, उसके संदर्भ की अपन बात कर रहे हैं। 1899 में विलियम मॉरिस डेविस ने भौगोलिक चक्कर दिया, 1905 में उसने शुष्क अपर्दन चक्कर दिया है, और इसी क्रम में जब आपने देखा है 1911 में बेदी महोदय ने, 1918 के अंदर जहां स्विजिक महोदय ने, 1921 में जहां सैंडर्स महोदय ने चूना प्रधान, जो चूना की चट्टाने हैं जिन क्षेत्रों में काष्ठ शिलाकृतियों का निर्माण होता है, तो काष्ठ अपर्दन चक्र की संकल्पना दी है। ये ऐसे तथ्यात्मक ऐतिहासिक दृष्टि से ही प्रश्न आ सकते हैं, पूछा जा सकता है काष्ठ अपर्दन चक्र की संकल्पना किन विद्वानों के द्वारा दी गई है, तो उसमें अपने को इन तीनों का नाम ध्यान रखना है। में 1948 ईस्वी में एलसी किंग जो महोदय हुए हैं, एलसी किंग ने अफ्रीका के शुष्क
व सवाना। अफ्रीका में जो शुष्क क्षेत्र है और जो सवाना घास का मैदानी क्षेत्र है उस वाले भाग के लिए अफ्रीका के शुष्क व सवाना प्रदेशों के स्थल रूपों, सवाना प्रदेशों के स्थल रूपों के विकास, यानी अफ्रीका पे जो कार्य किया शुष्क और सवाना क्षेत्र में स्थल रूपों के विकास के, स्थल रूपों के विकास के स्पष्टीकरण देते हुए एक नया जो चक्र का नाम रखता है जिसको पेडिप्लेनेशन कहते हैं। प्रदेशों के स्थल रूपों के विकास के स्पष्टीकरण, विकास इसमें ऐसा लिखें, प्रदेशों के स्थल रूपों के विकास को स्पष्ट करते हुए, ऐसा लिखना है इसको, स्पष्ट करते हुए पेडिप्लेनेशन चक्र, इसको अंडरलाइन करें इस वाले टर्म को। ये किसने दिया है? एलसी किंग महोदय ने पेडिप्लेनेशन चक्र की संकल्पना दी, तो ये अपन कहें कि एलसी किंग महोदय ने दिया है। फिर एक पेल्टियर महोदय हुए हैं। पेल्टियर महोदय ने परिहिमानी जो अपर्दन चक्र दिया 1950 ईस्वी में, तो आगे लिखना 1950 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में पेल्टियर ने परिहिमानी अपर्दन चक्र, पेल्टियर महोदय ने परिहिमानी अपर्दन चक्र दिया की संकल्पना दी, ऐसा लिखें, अपर्दन चक्र की संकल्पना दी। अफ्रीका के शुष्क और सवाना प्रदेशों के लिए जो स्थलाकृतियों के विकास से संदर्भित स्पष्टीकरण देते हुए एलसी किंग महोदय ने जिसको नाम रखा पेडिप्लेनेशन चक्र, ऐसे जो अपन कहें 1950 ईस्वी में पेल्टियर महोदय ने परिहिमानी अपर्दन चक्र का नाम रखा। फिर आप देखेंगे तो 1966 में पफ और टॉमस ने जहां सवाना अपर्दन चक्र भी दिया है। नेक्स्ट आगे पैरा चेंज करके लिखना, 1966 ईस्वी में पफ व टॉमस, ये दो विद्वान हैं, एक पफ महोदय है, दूसरे टॉमस हैं। पफ व टॉमस ने शुष्क व अर्धशुष्क पफ व टॉमस ने शुष्क व अर्धशुष्क सवाना प्रदेशों के स्थल रूप, सवाना प्रदेशों के सवाना प्रदेश का मतलब वही अफ्रीका से संबंधित सवाना प्रदेशों के स्थल रूपों के विकास में, सवाना प्रदेश के स्थल रूपों के विकास में सवाना अपर्दन चक्र, सवाना अपर्दन चक्र दिया। ये किसने दिया है? पफ और टॉमस ने। हालांकि बाद में जब आप देखेंगे स्ट्रालर
हैक और चोरले, ये विद्वानों ने आकर बताया कि ये जो इस तरीके से जो चक्र की बात करें, साइकिल की बात कर रहे हैं, अपर्दन चक्र है, ये एक भ्रामक टर्म है। एक भ्राम, कभी भी चक्र पूर्ण नहीं होता है। इस भ्रामक टर्म होने के, इसमें कंटिन्यूस गति प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए उन्होंने गतिक संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो सबसे बाद में किया है। स्टालर, हैक व चोरले, स्टालर, हैक व चोरले, ये तीन विद्वानों का नाम लिखा है। स्टालर, हैक व चोरले ने अपर्दन चक्र को भ्रामक बताया। अपर्दन चक्र को भ्रामक, ये कभी भी अपर्दन जो चक्र है ये पूरा होता नहीं है। अपर्दन चक्र को भ्रामक बताया, अपर्दन चक्र को भ्रामक बताया तथा गतिक संतुलन सिद्धांत, तथा गतिक संतुलन सिद्धांत, अंडरलाइन करें इसको, क्या नाम रखा? गतिक संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गतिक संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये अभी तक जो अपन ने जो बातें की हैं, ये एक ऐतिहासिक पक्ष के रूप में अपन ने बात की है, जहां सबसे पहले 1785 में जेम्स हटन ने जो चक्रीय पद्धति के आधार पर एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया था, उससे लेकर और जो अपर्दन चक्र को भ्रामक बताते हुए स्टालर, हैक और चोरले ने इसको क्या नाम रखा है? गतिक संतुलन सिद्धांत के रूप में माना है। अब अपन जो बात कर रहे हैं, अपने जो पाठ्यक्रम में आता है डेविस और पेंक का, जो अपन कहें भौगोलिक व अपर्दन चक्र के संदर्भ में क्या उनके विचार हैं। पहले अपन डेविस की बात करते हैं। डेविस का जो भौगोलिक चक्र क्या है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो हेडिंग लिखें, डेविस का भौगोलिक चक्र। डेविस का भौगोलिक चक्र, जिसका पूरा नाम विलियम मॉरिस डेविस जो अपन कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के, उनके द्वारा ये जो भौगोलिक चक्र दिया। अब कुछ बातें तो इनकी जो बेसिक हैं, जो अपने को इसमें क्या क्या पढ़ना है। 1899 ईस्वी में विलियम मॉरिस डेविस ने अपना भौगोलिक चक्र दिया, और उस भौगोलिक चक्र को स्पष्ट करते उन्होंने ये संकल्पना दी, अब भौगोलिक चक्र एक वह समय अवधि है जिसमें कोई उत्थित भूखंड जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए आकृतिहीन समतल मैदान में बदल जाता है। इस कंप्लीट समय को, जिसको नाम क्या रखा है? भौगोलिक चक्र रखा। ये संकल्पना कब दी? 1899 में दी, 1899 ईस्वी के अंदर दी। फिर डेविस ने अपने स्थल रूपों के विकास में चक्रीय पद्धति का जो अवलोकन करते हुए और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया, इसकी चक्रीय पद्धति का प्रयोग करते हुए। हालांकि उनका जो उद्देश्य था वो सही मायने में था कि कोई भी स्थल रूप है, कोई भी स्थल रूप का जो विकास है, उस संरचना, प्रक्रम और समय यानी अवस्था, इन तीनों का परिणाम होती है, प्रतिफल होती है। और इसे डेविस के त्रिकट के नाम से या त्रिकुट के नाम से भी जाना जाता है। संरचना, प्रक्रम, प्रक्रम का मतलब जो अपर्दन के क्या क्या प्रक्रम है, और सही मायने में विलियम मॉरिस डेविस ने जो प्रक्रम के रूप में नदी को माना है, और नदी की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर, अवस्था जो समय की बात करता है,
तरुण अवस्था है, प्रौढ़ावस्था है और जीर्णावस्था है। इन अवस्थाओं के आधार पर अपने भौगोलिक चक्र के बारे में बताया, जिसमें बताया कि सबसे पहले त्वरित गति से या तीव्र गति से उत्थान होता है, लेकिन उत्थान की जो प्रक्रिया चलती है उसको इस भौगोलिक चक्र में शामिल नहीं करता है। ये भौगोलिक चक्र की प्रारंभिक अवस्था का नाम देता है इसको। और सबसे पहले उत्थान होता है तीव्र गति के साथ, तेजी के साथ, और जब उत्थान समाप्त हो जाता है उसके बाद अपर्दन की प्रक्रिया होती है, और वो अपर्दन की प्रक्रिया विभिन्न स्टेज में होती है, और वो स्टेज जो अपन के पूर्ण एक उत्थित भूखंड और समतल मैदान में बदलने की जो विभिन्न अवस्थाओं से जो गुजरता है, वही उसको नाम क्या रखा है, भौगोलिक चक्र नाम देता है। फिर अपन देखेंगे इनके सिद्धांत के पक्ष में क्या तर्क हैं, डेविस के सिद्धांत के विपक्ष में क्या तर्क हैं, जो अपन आगे अपने को नजर आएंगे। तो देखिए अपन पहले अपन बात करते हैं कब इन्होंने दिया है, किस रूप में दिया है भौगोलिक चक्र, जिसको नाम दिया है 1899 ईस्वी में W.M. डेविस, विलियम मॉरिस डेविस, पूरा नाम कई बार और भी नाम आ जाए तो ध्यान रखना, W.M. डेविस या विलियम मॉरिस डेविस। 99 ईस्वी में W.M. डेविस ने भौगोलिक चक्र की संकल्पना दी। भौगोलिक चक्र की संकल्पना दी। डेविस ने बताया कि, इसी में लिखे आगे, डेविस ने बताया कि, यूनाइटेड कॉमा में लिखना है इस लाइन को, और कई बार ये कोटेशन के रूप में भी ये लाइन आ जाती है जिसके बारे में, भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है, भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड भूखंड का मतलब कोई स्थलाकृति है, कोई स्थल रूप है। ये कह रहा है कि उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा अपर्दन की प्रक्रम यानी अपर्दन के जो एजेंट हैं, अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर आकृति विहीन समतल कह दें या समतल प्राय कह दें, आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है, समतल मैदान में बदल जाता है। और इसको आप यूनाइटेड कोमा में ही लिखना है। हाँ, ये लिखा हुआ है। तो डेविस ने क्या बताया है, डेविस क्या बता रहे हैं भौगोलिक चक्र के बारे में, क्या लिखा है, भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित एक ऊपर उठा हुआ भूखंड एक स्थल रूप अपर्दन के प्रक्रम द्वारा, अपर्दन के जो प्रक्रम है, और मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि अपर्दन का जो प्रक्रम माना है डेविस ने, वो नदी को माना है, अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर आकृति विहीन समतल मैदान में
समतल मैदान में बदल जाता है। इस प्रकार से ये अपने शब्दों में इसको लिखा है। आगे लिखना, डेविस ने यानी ये जो चक्रीय पद्धति की बात करें कि चक्कर चलता रहेगा, डेविस ने स्थल रूपों के विकास में चक्रीय पद्धति, हालांकि चक्रीय पद्धति की शुरुआत जेम्स हटन ने कर दी थी, जिसके आधार पर एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया था। अब डेविस इसका प्रयोग कर रहे हैं। स्थल रूपों के विकास में चक्रीय पद्धति का उल्लेख ऐतिहासिक यानी इतिहास की दृष्टि पुराने से नए क्रम के रूप में कह रहे हैं, जिसको कह रहे हैं ऐतिहासिक परिवेश में किया है। ऐतिहासिक परिवेश में किया है। डेविस ने इसका प्रयोग ऐतिहासिक परिवेश में किया है। डेविस ने स्थल रूपों के विकास व निर्माण, विलियम मॉरिस डेविस कह रहे हैं कि स्थल रूपों जो लैंडफॉर्म है उनका विकास और जो निर्माण हो रहा है, विकास और निर्माण, उनके स्थल रूपों के विकास व निर्माण पर संरचना, प्रक्रम व समय का तात्पर्य जो स्टेज के रूप में आएगा, संरचना, प्रक्रम व समय का प्रभाव होता है, और यही इनका मूल भौगोलिक चक्र है जो सिद्धांत है। डेविस ने स्थल रूपों के विकास व निर्माण पर संरचना, प्रक्रम व समय का प्रभाव होता है, ये डेविस कह रहे हैं। डेविस ने स्थल रूपों के विकास व निर्माण पर संरचना, प्रक्रम व समय का प्रभाव बताया है। इसको ऐसा लिखें, प्रभाव बताया है। ये जो तीन टर्म है, इन्हीं टर्म में से आगे आपके सामने जो संरचना है, प्रक्रम है, जो नदी को माना है और नदी के आधार पर विभिन्न अवस्थाएं हैं, और जो समय की बात कर रहा है, जिसमें अपन कहें अवस्था स्टेज की जो बात कर रहे हैं, उनके बारे में कहा है। इसी आधार पर डेविस ने यह प्रतिपादित किया कि अब जो इसकी जो कोटेशन आती है, इसी आधार पर डेविस ने प्रतिपादित किया, क्या किया, प्रतिपादित किया कि संरचना, प्रक्रम, अवस्था, जो अपन कहें संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होती है, और जिसको डेविस का त्रिकट के रूप में भी जो नाम दिया है। क्या प्रतिपादित किया है, प्रतिपादित किया कि स्थल रूप, लैंडफॉर्म जिसको कह रहे हैं, स्थल रूप
संरचना प्रक्रम। प्रक्रम मैंने पहले आपसे जो चर्चा कर चुका हूं, प्रक्रम यानी जो नदी को माना है। स्थल रूप संरचना प्रक्रम व समय का प्रतिफल होता है। ये लाइन को अंडरलाइन करना, ये अपने आप में यूनिक लाइन है। डेविस कहते हैं कि लैंडफॉर्म है जो सही मायने के अंदर ये कहा जाता है कि एक स्थल रूप जिसको अपना, ये लैंडफॉर्म इज ये स्ट्रक्चर जिसको नाम देता है कि एक उसकी जो स्ट्रक्चर, उसकी संरचना है, उसका प्रक्रम है, प्रोसेस है, और साथ में अपन कहें उसका समय टाइम से संबंधित है। इसके बारे में क्या कहता है, ये लैंडफॉर्म इज ये फंक्शन इस कोटेशन को लिखा है, ये लैंडफॉर्म ए लैंडस्केप। ये लैंडस्केप का मतलब एक स्थल रूप। ये लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ये लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। प्रोसेस एंड टाइम। इस तरीके की कोटेशन जब आप देखेंगे तो कई बार आपको पेपर में इस तरीके की कोटेशन मिलेंगी। लैंडस्केप यानी स्थल रूप की जो बात कर रहा है, फंक्शन या जो कार्य, स्ट्रक्चर संरचना है, प्रोसेस जो प्रक्रम जिसको नाम दिया है, और टाइम जिसको अपन समय कह रहे हैं। और इसके अनुसार ही जिसको नाम रखा था, इन्हीं तीनों कारकों को, संरचना, प्रक्रम और समय जिसको अवस्था भी कहता है, उसको डेविस का त्रिकुट भी कहते हैं, डेविस का त्रिकट भी कहते हैं। इन्हीं तीनों को जिसको अपन नाम दे रहे हैं, आगे लिख देना, डेविस ने इन्हीं तीनों को कौन से, संरचना, प्रक्रम व अवस्था। संरचना, प्रक्रम व अवस्था, ये जो तीन है। अवस्था जिसको समय भी नाम देता है, इन्हीं तीनों को, डेविस ने इन्हीं तीनों को संरचना, प्रक्रम व अवस्था डेविस का त्रिकुट, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं, डेविस का त्रिकट। ऐसा टर्म भी लिख सकता है, डेविस का त्रिकुट कहा जाता है। दोनों टर्म में दे सकता है, डेविस का त्रिकुट भी कह सकते हैं, त्रिकट भी कहा जाता है। ये तो इसका बेसिक सिद्धांत था कि जो भौगोलिक चक्र की बात थी। अब ये अपना जो मॉडल प्रस्तुत करते हैं, तो उस मॉडल के अंदर कुछ मान्यताएं मानते हैं। तो डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र में कुछ अजम्पशन माने, कुछ मान्यताएं मानी है। किस प्रकार से कैसी पर्यावरण, एक समान पर्यावरणीय दशाएं होंगी, स्थल रूप के अंतर्गत अंतर्जात और बहिर्जात दोनों बल जो अपन कई कार्य करेंगे। नदी अपनी घाटी को जब तक गहरा करती रहती है, जब तक वो प्रवणित नहीं हो जाए, ग्रेडियंट नहीं हो जाए, सरल रेखीय ढाल नहीं हो जाए, तब तक वो अपर्दन करती रहेगी।
और ये भी है कि जब तक उत्थान पूर्ण नहीं हो जाएगा, ये उसने मान्यता में माना है, उत्थान पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक अपर्दन की शुरुआत नहीं होगी। और उत्थान को लघु अवधि में माना है और अपर्दन दीर्घ अवधि तक होता रहेगा। तो आगे जो अपन हेडिंग लिखेंगे इसमें डेविस के भौगोलिक चक्र की मान्यताएं। ये 3-4 सामान्य रूप में मान्यताएं हैं। डेविस के भौगोलिक चक्र की मान्यताएं, क्या क्या मान्यताएं हैं, एक एक लाइन में जो आगे अपने प्रयोग में भी होंगी उनको अपन बात करेंगे। 1 नंबर पे जो मान्यता है, स्थल रूपों का विकास पर्यावरणीय दशाओं के अनुकूल होता है। पर्यावरणीय दशाओं के अनुकूल होता है। तो स्थल रूपों का विकास पर्यावरणीय दशाओं के अनुकूल होता है, या उसको यूं कहते हैं उसके अनुरूप होता है। दोनों शब्दों का एक ही तात्पर्य है। ये इनकी मान्यता है पहली। दूसरी मान्यता के अंदर स्थल रूप अंतर्जात व बहिर्जात, इंडोजेनेटिक फोर्स एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स, अंतर्जात व बहिर्जात बलों की पारस्परिक, यानी एक दूसरे पे जो प्रभाव डालते हैं, अंतर्जात व बहिर्जात बलों की पारस्परिक क्रियाओं के परिणाम होते हैं। इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक जो फोर्स हैं उनकी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप स्थल रूपों का निर्माण होता है। नेक्स्ट, तीसरी क्या माना है? नदी अपने मार्ग को जब तक गहरा करती रहती है कि जब तक वह क्रमबद्ध व प्रवणित न हो जाए, जब तक नदी अपनी घाटी को गहरा करती रहती है, जब तक वो प्रवणित या क्रमबद्ध ग्रेडियंट रूप में नहीं हो जाती है, तब तक वो अपर्दन करती रहती है। नेक्स्ट, 4 नंबर पे जब तक उत्थान की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती तब तक अपर्दन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती। यानी जब उत्थान की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, हालांकि उत्थान को त्वरित गति से, तेज गति से, छोटी अवधि बताया है, लेकिन कह रहे कि जब तक उत्थान की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती तब तक अपर्दन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है। नेक्स्ट, 5 नंबर पे उत्थान लघु अवधि में
यानी कम समय अवधि। उत्थान लघु अवधि में होता है तथा अपरदन दीर्घ यानी लंबी अवधि, अपरदन दीर्घ अवधि में संपन्न होता है। जिसको अपन यूं कह सकते हैं, अब उत्थान की जो अवधि है वो त्वरित गति से होती है और जो अपरदन की प्रक्रिया है वो धीमी गति से होती है। जिसको ये कहना उत्थान लघु अवधि में होता है तथा अपरदन दीर्घ अवधि में संपन्न होता है। इसी में आप कह सकते हैं अर्थात उत्थान की प्रक्रिया त्वरित गति से होना बताया है। ये इसकी मान्यताएं हैं और इन मान्यताओं के आधार पर अब डेविस अपना मॉडल प्रस्तुत करते हैं, जो भौगोलिक चक्र का किस रूप में नदियों को एक प्रक्रम के रूप में मानते हुए और फिर अपना मॉडल प्रस्तुत करते हैं, जिसकी अपन अगली क्लास में बात करेंगे।